तो स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल कक्षा 10 का जो है बायोलॉजी सीरीज का लास्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमारा अध्याय जो है अध्याय नंबर यहाँ पर 9 दिया गया है, लेकिन बायोलॉजी का बायोलॉजी का जो है 4 ही चैप्टर दिया गया है, जिसमें जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल का जो हम सीरीज करा रहे हैं। तो इसमें हमारा आज का क्लास जो है ये आनुवंशिकता एवं जैविक विकास पर आधारित है। इसी पर जो आज हम इस पर देखेंगे कितने क्वेश्चन है, और इसका जो प्रत्येक क्वेश्चन का व्याख्या करके उसका उत्तर जो है पता करेंगे। जो ये सीरीज चल रहा है ये हमारे लिए जो है, जैसे आरआरबी एग्जाम, जैसे आरआरबी एलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, या टेक्नीशियन हो गया, इस एग्जाम के लिए जो बेहतर साबित होगा। इसके साथ ही जो है यदि कोई कक्षा 10 में पढ़ रहा तो उसका जो बायोलॉजी में, जैसे आप बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है एकेडमिक में जो 20 क्वेश्चन हमारा बहुकल्पीय क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके लिए भी एक फायदेमंद होगा। तो जो बच्चे कक्षा 10 में है वो भी ये क्लास कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन सा प्रश्न है, उस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है, मतलब आनुवांशिक पदार्थों का विनिमय कब होता है। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया कि कायिक जनन के दौरान होता है, या जो अलैंगिक जनन के दौरान होता है, या लैंगिक जनन के दौरान होता है, या देखो मुकुलन के दौरान होता है। मतलब यहाँ पूछा है कि आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय जो कब होता है, तो इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय हमारा लैंगिक जनन के द्वारा होता है। तो विकल्प नंबर हमारा सी है, सी सही है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि गुलाबी रंग के 2 पुष्पों के बीच जो संकरण कराए जाने पर एक लाल रंग की तथा 2 गुलाबी रंग की और एक सफेद रंग की देखो संतति मतलब संतान उत्पन्न होते हैं। इस संकरण का स्वरूप क्या होगा? तो इसमें विकल्प दिया गया है कि दोहरा निषेचन होगा, या देखो स्वपरागण होगा, या परिनिषेचन होगा, या कोई निषेचन नहीं होगा। तो इस प्रकार के संकरण कराने से हमारा देखो स्वपरागण में संकरण कराने से ये घटनाएं हमारी होती है कि एक लाल रंग तथा 2 गुलाबी रंग के और तथा एक सफेद रंग की संतति उत्पन्न हुई। इस संकरण का क्या स्वरूप होगा? तो ये हमारा स्वपरागण का संकरण स्वरूप होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मटर के एक लंबे पौधे टीटी, मतलब मटर के एक लंबे पौधे टीटी और एक बौने पौधे के बीच संकरण कराए जाने पर जो संतान मतलब जो संतति मतलब संतान उत्पन्न हुए उनके सभी पौधे लंबे थे, क्योंकि अब इसमें विकल्प क्या दिया गया? देखो, लंबा होना प्रभावी विशेषक है, दूसरा दिया गया बौना होना प्रभावी विशेषक है, तीसरा दिया गया बौना होना अप्रभावी विशेषक है, और चौथा दिया गया मटर के पौधे की ऊंचाई का नियंत्रण टी अथवा टी जीन से नहीं होता। मतलब देखो, एक मटर के एक लंबे पौधे को टी मतलब कैपिटल लेटर में होगा, और एक बौने पौधे के बीच संकरण कराए जाने पर जो संतान जो उत्पन्न हुई है वो एक लंबा होगा तथा प्रभावी विशेषक होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखो, इसमें हमें छांटना कि कौन सा कथन सही है, नहीं है। अब 4 विकल्प दिया गया है। इसमें दिया गया, देखो पहला दिया गया कि प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीव होता है, मतलब प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीव होता है। दूसरा क्या दिया गया? प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीव होता है। अब उसके बाद तीसरा क्या कहा गया कि प्रत्येक एंजाइम के उत्पादन के लिए एक जीन होता है। और उसके बाद चौथा क्या कहा गया कि वसा के प्रत्येक अणुओं के लिए एक जीन होता है। तो इसमें जो है विकल्प नंबर डी हमारा गलत है, लेकिन देखो इसमें पूछा गया कौन सा कथन नहीं है, तो ये कथन जो हमारा डी ऑप्शन गलत है, तो यही जो है सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब देखो क्या क्या होता है कि हार्मोन प्लस एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, मतलब हार्मोन और एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। इसी एक विशेष जीन के द्वारा नियंत्रित भी किया जाता है, तथा चर्बी का बनना जीन पर निर्भर नहीं करता। तो जो चर्बियां बनती हैं वो जीन पर निर्भर नहीं करता। तो यही जो हमारा होता है, वसा के प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। अब 5वां नंबर क्या है कि यदि मटर के एक गोला मतलब गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे कैपिटल आर आर वाई वाई और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे देखो स्मॉल आर आर और कैपिटल वाई वाई के संकरण कराया जाता है, तो यह फिर के बीच मतलब कैसा होगा? अब यहाँ पर विकल्प दिया गया, देखो गोल और पीले होंगे, दूसरा ऑप्शन दिया गया गोल और हरे होंगे, तीसरा दिया गया झुर्रीदार और हरे होंगे, उसके बाद चौथा दिया गया झुर्रीदार और पीले होंगे। अब देखो ये एक संकरण है, ये जो हम अपने एक वीडियो में हम संकरण का पूरा वीडियो बहुत अच्छे से बताए हैं। तो जैसे ये अभिभावक का आर आर वाई वाई दिया गया, उसके बाद देखो गोल दिया गया और हरा दिया गया।
तो ये वाला समझने के लिए हमारे जो है वीडियो में सर्च करके वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बताएँगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हमारा ये विकल्प नंबर जो है ए सही है कि गोल और पीले होंगे। यहाँ पर ये वाला आप देख सकते हैं कि कैसे-कैसे बनाया गया है। हम यहाँ पर बनाए हैं। अब देखो यहाँ पर दिया गया है कि मानो पुरुषों में जो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और एक फीमेल लिंग गुणसूत्र का जो है जोड़ा नहीं होता। मतलब 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, लेकिन एक फीमेल मतलब ओमेन लिंग मतलब जो महिला होती है उसका लिंग गुणसूत्र एक नहीं होता। तो एक सामान्य आकार की एक्स गुणसूत्र और दूसरा जो छोटा गुणसूत्र वाई होता है। तो यही इसी पे डिपेंड होता है, वो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, छठा नंबर कि देखो मानो नरों में एक गुणसूत्र को छोड़कर देखो मानो नरों में एक गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र पूर्ण जोड़ों में हैं। ये अपूर्ण जोड़े वाला या वाले गुणसूत्र कौन से हो सकते हैं? तो इसमें क्या क्या दिया गया है कि वह गुणसूत्र बड़ा होगा, वह गुणसूत्र छोटा होगा, वाई गुणसूत्र होगा तथा एक्स गुणसूत्र होगा। तो इसमें जो हमारा है कि यदि मानो नर में ये गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र जो पूर्ण जोड़े के रूप में होते हैं, वो वाई गुणसूत्र के रूप में होते हैं और एक्स गुणसूत्र के रूप में होते हैं। तो हमारा विकल्प नंबर जो है तीसरा चौथा सी में है, तो हमारा सी नंबर सही है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है कि देखो मनुष्य में बच्चों का लिंग पिता से जो है युग्मज से मिले लिंग के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है तथा एक मानव पुरुष में यक्ष और जो है वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। यदि एक गुणसूत्र जो होता है हाँ गुणसूत्र को पिता के यक्ष गुणसूत्र द्वारा प्राप्त होता है, तो वह जो है वह मादा विकसित होता है। मतलब एक जो है एक यक्ष गुणसूत्र पिता का तथा वाई गुणसूत्र जो माता के द्वारा जब मिलन होता है तो वो मादा प्राप्त मतलब मादा विकसित होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर क्या कहता है कि बच्चे के देखो नवरत्न मतलब नरतत्व जो है नरतत्व का निर्धारण होता है। अब देखो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कहा था कि बच्चे के नरत्व का निर्धारण होता। अब इसमें क्या-क्या दिया गया कि युग्मज में एक्स गुणसूत्र होते हैं, दूसरा दिया गया युग्मज में वाई गुणसूत्र होते हैं, उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया कि लिंग का निर्धारण करने वाले जनन जो होते हैं कोशिका द्रव्य से होते हैं तथा डी ऑप्शन हमारा क्या कहता है कि बच्चों के लिंग का निर्धारण जो यादृच्छिक रूप से होता है। तो हमारा बच्चों के नरत्व का निर्धारण जो होता है ये हमारा युग्मज में वाई गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। तो हमारा बी विकल्प सही है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक युग्मनज से जिनमें पिता के वंशागत किया गया है एक एक्स गुणसूत्र है तथा किस प्रकार का जो बच्चा बनेगा मतलब पिता के वंशागत किया गया एक एक्स गुणसूत्र तथा किस प्रकार का बच्चा बनेगा। तो इसमें दिया गया कि पहला देगा लड़का बनेगा, दूसरा लड़की बनेगी, तीसरा जो एक्स गुणसूत्र के बच्चे के लिंग का निर्धारण नहीं होता है। दूसरा उसके बाद अंतिम ऑप्शन दिया गया कि लड़का और दोनों लड़की पैदा मतलब लड़का और दोनों लड़की पैदा होंगे। तो इसमें ये जो है पिता का एक्स गुणसूत्र निर्धारित है, तो वह बच्चा जो वह जो है हमारा लड़का होगा। तो इसमें नहीं लड़का नहीं लड़की होगी। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही है। तो यदि एक पिता का एक्स गुणसूत्र किस प्रकार का बच्चा बनेगा, जब पिता का एक्स गुणसूत्र वंशानुगत है तो वह जो है लड़की पैदा होगी। तो अर्थात बी विकल्प हमारा सही है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि गलत कथन को चुनिए। इसमें पहला दिया गया पहला विकल्प कि एक देखो समिष्ट में लगातार कई पीढ़ियों तक कुछ जीनों की प्रयेकता में परिवर्तन से विकास होता रहता है। दूसरा दिया गया है कि भुखमरियों के कारण देखो जीन के भार में कमी का आनुवांशिक रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। उसके बाद हमारा तीसरा विकल्प है कि दुबले पतले जनकों की संतान जो होते हैं अधिक भार वाले हो सकते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया कई पीढ़ियों तक जो जीन विशेषक की वंशानुगत नहीं होती तथा उनमें विकास नहीं होता है। तो देखो जीन जो हमारा ये भूखमरी के कारण जीव के भार के कमी के कारण आनुवांशिक रूप से नियंत्रण नहीं किया जाता। मतलब ये विकल्प हमारा सही है। और जो ये दुबले पतले जानवरों का संतति अधिक भार वाला हो सकता है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद कई पीढ़ियों में जीन विशेषों की वंशानुगत नहीं होती है, उनमें विकास नहीं होता, ये भी हो सकता है। तो बी हमारा विकल्प नंबर जो है बी सही है, लेकिन जो है ये कथन जो गलत है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि नई स्पीशीज का निर्माण हो सकता है जब
मतलब नई स्पीशीज का निर्माण होता है जब, अब विकल्प क्या-क्या दिया गया कि जनन कोशिकाओं में डीएनए के महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। उसके बाद अगला दिया गया ये देखो युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ सकता है। उसके बाद अगला क्या दिया गया कि आनुवांशिक पदार्थों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है कि देखो जनकों में परस्पर मैथुन नहीं होता है, मतलब नई स्पीशीज का निर्माण हो सकता है। तो हमारा विकल्प नंबर ए और बी जो है सही है। तो इसमें जनन कोशिकाओं में डीएनए का महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। उसके बाद युग्मनज जो है युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ सकता है। तो हमारा पहला और दूसरा सही है। तो अर्थात विकल्प नंबर पहला सही है, जिसमें पहला और दूसरा दिया गया है। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया 11 नंबर कि मटर के दो पौधों में जिनमें देखो एक गोल और हरे बीज वाले, देखो हरे बीज वाले मतलब गोल जो है उसे कैपिटल आर दिया गया और हरे बीज वाले स्मॉल वाई दिया गया। और दूसरा झुर्रीदार वाले बीज वाला जो है देखो दूसरा जो झुर्रीदार और पीले बीज, तो झुर्रीदार को स्मॉल वाई तथा कैपिटल वाई स्मॉल आर तथा पीले बीज वाले को हम कैपिटल वाई द्वारा दर्शाते हैं। देखो जब अब था अब उसके बाद क्या बोल रहा है प्रश्न कि जब F1 पीढ़ी उत्पन्न हुई, मतलब जब F1 पीढ़ी उत्पन्न हुई तब उसके बीज गोल और पीले रंग के बने। और जब F1 पीढ़ी के पौधे बीज बने तो देखो स्वसंकरण कराए जाने पर F2 पीढ़ी के पौधे में जो पौधों की बीजों में लक्षणों के कुछ नए समुच्चय बने। तो निम्नलिखित में से नए समुच्चयों को चुनिए। अब यहाँ पर दिया गया है देखो विकल्प नंबर गोल और पीले हो सकते हैं। उसके बाद दिया गया गोल और हरे भी हो सकते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया गया झुर्रीदार या पीले हो सकते हैं। उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया झुर्रीदार या पीले हो सकते हैं। अब देखो इसमें जो है हमारा दूसरा गोल और हरे भी हो सकते हैं और झुर्रीदार और पीले भी हो सकते हैं। अब देखो ये वाला आप ये वाला जो है व्याख्या नहीं देखे तो हम आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताएं कि ये आप भी हमारे वीडियो में जाकर वहाँ पर ये संतान वाला जो क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आप वहाँ से देखकर जो है इसको कर सकते हैं। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सब्जी की एक टोकरी में देखो सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू तथा मूली और टमाटर रखे हैं। बताइए कि इनमें से देखो कौन सी सब्जी देखो सही समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब सब्जी की टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे हैं, तो इसमें बताना हमें समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व कैसे है। तो इसमें दिया गया देखो गाजर और टमाटर हो सकते हैं या मूली और गाजर हो सकते हैं, मूली और आलू हो सकते हैं। तो देखो समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व हमारा जो मूली और गाजर करते हैं। अब देखो समजात संरचनाएं क्या होती हैं। अब देखो समजात जो होती है देखो ये समजात संरचनाएं वो संरचनाएं होती है जिनमें एक सामान्य उत्पत्ति है। दी गई संरचनाओं में गाजर और मूली जो है के भंडारण के लिए देखो संशोधन जड़ें हैं। मतलब उसके बाद यहाँ पर देखा आलू भोजन के देखो भंडारण के लिए संशोधित तना है और टमाटर एक जो फल है तथा गाजर और मूली सजातीय संरचनाओं का उदाहरण है। तो इसमें जो हमारा विकल्प सजातीय श्रेणी जो होता है ये मूली और गाजर एक सजातीय पौधों के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन क्या है 13 नंबर कि सही कथन हमें चुनना है। कि इसमें दिया गया है कि मटर के पौधों का देखो प्रतान और नागफनी जो होता है नागफनी का पड़ाव वृंत समजात अंग के होते हैं। उसके बाद दूसरा दिया है कि मटर के पौधे का प्रतान और नागफनी का पड़ाव जो है वृत्त समृद्धि अंग के होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या देगा पक्षियों के पंख और छिपकलियों के पास समृद्ध अंग के होते हैं। उसके बाद अगला क्या देगा पक्षियों के पंख और चमगादड़ के पंख समजात अंग के होते हैं। तो हमारा सही कथन जो हमारा विकल्प नंबर ए सही है कि मटर के पौधे का प्रतान और नागफनी का पड़ाव वृत्त समजात अंग के होते हैं। और जो ये तीन ऑप्शन है हमारे ये तीन ऑप्शन गलत हैं। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है 14 नंबर कि यदि किसी जीव का जीवाश्म जो होता है पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। मतलब यदि किसी जीव के जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या देगा पहला ऑप्शन दिया गया कि जीव का जो है विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है। उसके बाद अगला दिया गया जीव का विलोप हजारों वर्षों को पूर्व हुआ है। उसके बाद अगला क्या दिया गया कि पृथ्वी के परतों में जीवाश्म की स्थिति का वह जीव जो है जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद अगला दिया कि विलुप्त होने वाली अवधि का निर्धारण जो नहीं किया जा सकता।
तो इसमें यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब वह भविष्यवाणी किया जा सकता है। तो उसमें उसका भविष्यवाणी इन ऑप्शन में ये किया जा सकता है कि जीव का विलोप हजारों वर्षों से पूर्व हुआ है, मतलब हजारों वर्षों से पूर्व। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही है। अब उसके नंबर अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्या कहता है कि देखो विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब विविधताओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर दिया गया है कि किसी स्पीशीज की सभी विविधताओं से बने रहने का संभावना समान होती है। उसके बाद अगला दिया अनुवांशिक संगठन में परिवर्तन के कारण विविधता जो आ जाती है। उसके बाद अगला दिएगा कि पर्यावरण परक कारकों द्वारा परिवर्तन परिवर्तन का वर्ण विकास की प्रक्रियाओं का आधार बनता है। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया कि अलैंगिक जनन की विविधताओं की संभावना सबसे कम होती है। तो इसमें कौन सा विविधता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो हमारा विविधताओं के संबंध में हमारा कथन जो है ए विकल्प गलत है। तो किसी स्पीशीज के सभी विविधताओं से बने रहने का संभावना समान नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि डीएनए ये वाला। अब अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्या कहता है कि किसी जीव के विशेषक जो है विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ सकता है, मतलब किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन दिया गया है कि केवल पैतृक डीएनए का पड़ सकता है, दूसरा दिया है केवल मातृक डीएनए का पड़ सकता है, दूसरा देगा मातृक और पैतृक दोनों के डीएनए को पड़ सकता है, दूसरा देगा ना ही डीएनए और ना ही मतलब ना ही पिता के डीएनए ना ही माता के डीएनए पर हो सकता है। तो हमारा जीव का जो विशेषक प्रभाव जो पड़ता है वो हमारा माता और पिता दोनों पर ही दोनों के डीएनए का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देखो दिया गया क्या कि एक जीव माता के दोनों से जो डीएनए प्राप्त करता है तथा इसलिए देखो इसलिए इसका गुण जो होता है माता और पिता के डीएनए दोनों पर प्रभावित होता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 17 नंबर कि वह वर्ग चुनिए जिसमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, मतलब साझे का लक्षण जो होता है साझे का लक्षण सबसे अधिक पाया जाता है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया गया है अब यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन 17 नंबर में क्या कहता है कि वह वर्ग चुनिए जिसमें देखो साझे का लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। अब देखो पहला विकल्प यहाँ पर है हमारा कि एक स्पीशीज की दो बेस्टियां हो सकती हैं, दूसरा दिया है कि एक जीनस की दो स्पीशीजों में हो सकता है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा है कि एक फैमिली में दो जीनसों में हो सकता है, उसके बाद अंतिम ऑप्शन है कि दो फैमिली में दो जीनसों से हो सकता है। तो हमारा विकल्प जो है कि साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो विकल्प नंबर हमारा ए सही कि एक स्पीशीज में दो बेस्टियां हो सकती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि देखो विकास सिद्धांतों के अनुसार नई स्पीशीजों का निर्माण जो समानता किसके कारण होता है। अब इसमें विकल्प क्या क्या दिया है कि प्रकृति द्वारा अचानक हंसी जो होता है हंसी सृष्टि की उत्पत्ति के कारण होता है। दूसरा दिया गया कि कई पीढ़ियों तक विविधताओं के जमा होते जाने के कारण होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया सी कि अलैंगिक जनन के दौरान क्लोन में बनने के कारण होता है। उसके बाद दिया गया अगला कि बेस्टियों के एक देखो पर्यायवास से दूसरे पर्यायवास में चले जाने के कारण, मतलब एक पर्यावरण से दूसरे पर्यावरण में चले जाने के कारण होता है। तो इसमें विकास सिद्धांत के स्पीशीज का निर्माण समानता का लक्षण जो हमारा है बी विकल्प जो है हमारा निर्धारित करता है कि कई पीढ़ियों तक विविधताओं के जमा हो जाने के कारण होता है। अब उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा है कि नीचे दी गई सूची में से उन लक्षणों को चुनाव कीजिए जिन्हें देखो उपार्जित किया जा सकता है, मतलब उन लक्षणों को चुनना जिन्हें हमें उपार्जित कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया आंख का रंग का उपार्जित कर सकते हैं, या त्वचा का रंग का उपार्जित कर सकते हैं, या शरीर का आकार उपार्जित कर सकते हैं, बालों का स्वरूप उपार्जित कर सकते हैं। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर सी सही है कि शरीर का आकार का जो है हम उपार्जित कर सकते हैं। अब उसके बाद अगला हम क्या है कि नर और मादा युग्मकों द्वारा जो है साथ लाई जाने वाले मतलब विशेष लक्षणों के दो रूपांतर कहाँ स्थित होते हैं, मतलब नर और मादा के युग्मक जो होते हैं विशेष लक्षण का दो रूपांतर कहाँ उपस्थित होते हैं। इसमें विकल्प दिया गया कि एक ही गुणसूत्र की प्रकृतियों पर होता है, या दो विभिन्न गुणसूत्रों पर होता है, या लिंग गुणसूत्रों पर निर्धारित होता है, या किसी भी गुणसूत्र पर नहीं हो, मतलब किसी भी गुणसूत्र पर हो सकता है। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही कि एक ही गुणसूत्र की प्रतिकृतियों पर
प्रकृतियों पर निर्धारित होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि उन कथनों का चुनाव कीजिए कि जो जीनों की विशिष्टताएँ बताते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया गया कि जीन डीएनए अणुओं पर जो है विशिष्ट क्रम के रूप में होते हैं। उसके बाद अगला दिया गया जीन जो होता है प्रोटीनों की कूटन नहीं होता, मतलब प्रोटीन का कूटन नहीं हो सकता। उसके बाद अगला ऑप्शन है किसी स्पीशीज की व्यष्टियों में एक विशिष्ट जीन एक खास गुणसूत्र पर निर्धारित होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा क्या है कि प्रत्येक गुणसूत्र में केवल एक ही जीन उपस्थित होते हैं। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर जो है पहला और तीसरा सही है कि उन कथनों को चुनाव कीजिए जो जीनों की विशिष्टताओं पर विशिष्टताएं बताते हैं। तो हमारा विकल्प नंबर पहला और तीसरा सही है, अर्थात जो है बी विकल्प हमारा सही है। अब उसके बाद अगला क्या है कि मटर के एक शुद्ध पौधे जो होते हैं, शुद्ध लंबे पौधे जो होते हैं मतलब टीटी, और एक शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टीटी के रूप में संकरण कराया जाता है। तो ये मतलब F2 मतलब पीढ़ी 2 में जो है शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे का अनुपात क्या होता है। तो इसमें शुद्ध बौने पौधे का अनुपात 1:1 के अनुपात में होता है। अब देखो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये पिछली बार ग्रुप डी के एग्जाम में जो कम से कम 10 से 12 शिफ्टों में ये वाला क्वेश्चन ऐसे सेम टू सेम आ गया था। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मानव के युग्मनज के लिंग गुणसूत्रों के युग्म या युग्मों की संख्या कितनी होती है। मतलब मानव के युग्मज में जो होता है लिंग गुणसूत्रों की जो है युग्म की संख्या कितनी होती है। तो 1 होती है या 3 होती है या 4 होता है या 2 होता है। तो हमारी मानव में जो है लिंग गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, युग्मकों की संख्या जो होती है 1 होती है। तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राकृत चयन द्वारा स्पीशीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया था। मतलब प्राकृत चयन का स्पीशीजों का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। अब यहाँ पर दिया मेंडल ने दिया था कि मार्गन ने दिया था कि डार्विन ने दिया था कि लाइमार्क ने दिया था। तो स्पीशीजों का सिद्धांत जो है ये डार्विन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो हमारा विकल्प नंबर 20 सही है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ देखो यहाँ पर 25 नंबर है कि कुछ डायनासोरों पर जो है पिच मतलब मौजूद होते हैं किंतु वो उड़ नहीं पाते। पिच मतलब होता है पंख, मौजूद होते लेकिन वो उड़ नहीं पाते। लेकिन पक्षियों में होते हैं लेकिन वो उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि कुछ डायनासोरों प्रजातियों में पंख पाए जाते हैं लेकिन वो उड़ नहीं पाते, लेकिन पक्षियों में पाए जाते हैं वो उड़ जाते हैं, उड़ने में मदद करते हैं। तो इसका क्या कारण है। तो इसमें दिया गया देखो सरीसृप की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है कि ऑप्शन नंबर बी दिया कि सरीसृप और पक्षियों के बीच कोई विकास संदर्भ नहीं है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया कि दोनों ही जीवों में जो है पर समजात अंग होते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया कि पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृप से हुई है। तो इसमें विकल्प नंबर जो हमारा सी से मतलब डी ऑप्शन सही है कि पक्षियों की उत्पत्ति जो है सरीसृप से हुई है। अब देखो हमारे कक्षा 10 एनसीईआरटी एग्जाम्पल का बायोलॉजी का जो है लास्ट चैप्टर में 25 क्वेश्चन है, जिसको हम आनुवांशिक चैप्टर था, जिसमें हम सभी क्वेश्चन को एक विस्तार रूप से किए हैं तथा उसका सोल्यूशन भी बताना चाहते हैं कि जैसे हम ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो 1 लाइनर क्वेश्चन का हम केवल जो है उसका शार्ट व्याख्या बताएं, उसका सटीक आंसर बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब जैसे इसको आप करना चाहते हैं तो इसका आप पीडीएफ निकलवाएंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। यदि आप जो हमारे वीडियो से जुड़ रहे हैं तो हम जो है ये इसका प्रत्येक जो ऑप्शन मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का शार्ट जो है व्याख्या और उसका सटीक आंसर बताए हैं, तो इसके अनुसार जो आपके एग्जाम में जो बेहतर साबित होगा। इसी के साथ जो है अब हमारा बायोलॉजी का सीरीज खत्म हो गया। अब बायोलॉजी का कक्षा 9 और 10 का दोनों का जो बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जामिनर का आज खत्म हुआ। तो आज के बाद जो है अब हम बायोलॉजी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, वैसे तो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं लेकिन हम सभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल जैसे ये वाला जैसे यहाँ पर हमारा बुक कक्षा 9 का है, इसी प्रकार 10 का है। तो इसमें बायोलॉजी के जितने चैप्टर हैं उसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के प्रत्येक हेडिंग को लाएंगे, उससे संबंधित हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी उसी के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम अब अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो हमारा मतलब व्याख्या के साथ अब हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो है वीडियो आएगा। तो यदि आप हमसे जुड़े हैं तो आप बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है इसी प्रकार और फिजिक्स का भी कराएंगे। मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।